ये कहानी एक ऐसे देश की है जिसका नाम सोवेरियन है, जहाँ की रानी का नाम आयशा है। सोवेरियन एक बहुत ही स्पेशल देश है क्योंकि यहाँ की टेक्नोलॉजी पूरे ब्रह्मांड की टेक्नोलॉजी से काफी अलग है। इस देश में कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो देश और लोगों को कंट्रोल करते हैं और ये सिस्टम्स काफी खास बैटरीज पर चलते हैं। हर बार दूसरी दुनिया के कई दुश्मन इन बैटरीज को चुराने की कोशिश करते हैं। आयशा अपने देश की सेफ्टी के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को हायर करती है। एक दिन दूसरी दुनिया के दुश्मन इन बैटरीज को चुराने आते हैं, लेकिन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम जिसमें गमोरा भी है उन्हें रोक लेती है और लंबी लड़ाई के बाद उन दुश्मनों को हरा देती है। लेकिन रॉकेट को ये सोचने का मन होता है कि ये बैटरीज इतनी खास क्यों हैं, जो पूरा ब्रह्मांड उनके पीछे पड़ा है, तो वो कुछ बैटरीज चुरा कर अपने बैग में रख लेता है। आयशा को ये बात पता चल जाती है। ड्रैक्स और बाकी की टीम काफी मजेदार तरीके से उन सभी से लड़ते हैं, लेकिन जब वो समझते हैं कि उनकी टीम हार रही है तो वो अपनी स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक नए शिप का सामना होता है जिसे एक दूसरा इंसान कंट्रोल कर रहा होता है। वो इंसान पीटर और उसकी टीम को सपोर्ट देने आता है और एक नए डायमेंशन का नया पोर्टल खोलता है। गार्डियंस अपने मिलानो शिप के साथ उस डायमेंशन में चले जाते हैं, लेकिन शिप की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो अपना बैलेंस लूज कर देते हैं और एक बड़े पेड़ से टकरा जाते हैं। फिर वो इंसान जो उनकी जान बचाता है वो आता है और पीटर को बताता है कि वो उसका पिता है और उसका नाम ईगो है। पीटर को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन ईगो उसे अपने साथ ले जाता है, जबकि बाकी टीम अपनी शिप को रिपेयर कर रही होती है। दूसरी तरफ आयशा जो सोवेरियन देश की रानी है, अपनी खास बैटरीज को लेकर बहुत सीरियस होती है। इसलिए वो योंडू और बाकी रेवेजर्स को ये काम देती है और कहती है कि पीटर से वो बैटरीज वापस लानी है। इस दौरान एक नया किरदार इंट्रोड्यूस होता है, स्टॉकर ओ गॉड। वो योंडू से गुस्सा हो जाता है क्योंकि चोरों का भी अपना एक रूल होता है। अगर कोई चोर चोरी करे तो बस अपनी चोरी तक ही सीमित रहे, लेकिन योंडू ने उनके रूल्स तोड़ दिए थे क्योंकि उसने चोरी के साथ बच्चों का अपहरण भी किया था, जिसमें पीटर भी शामिल था और ये बात स्टॉकर को बहुत बुरी लगती है। फिर कहानी शिफ्ट होती है एक नए डायमेंशन में, जहां पीटर की टीम फंसी होती है। योंडू और उसकी टीम उन्हें अगवा करने आते हैं क्योंकि उन्हें वो खास बैटरी चाहिए थी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि योंडू एक काबिल चोर है, लेकिन एक टाइम बाद उसकी अपनी टीम में से एक बंदा उससे गद्दारी कर देता है। टेसरफेस नाम का ये बंदा रेवेजर्स ग्रुप का नया लीडर बन जाता है और योंडू और गार्डियंस को शिप के जेल में बंद कर देता है। लेकिन योंडू और रॉकेट मिलकर एक प्लान बनाते हैं जेल से निकलने का। उन्हें जेल की चाबी चाहिए होती है, तो वो ग्रूट को भेजते हैं चाबी चुराने के लिए। पर ग्रूट जो कि एक छोटा बच्चा है, इतना समझदार नहीं होता कि चाबी कैसे चुराई जाए। तब एक वफादार बंदा योंडू के पास आता है और ग्रूट की मदद करता है चाबी निकालने में। योंडू अपने खास वेपन जो सीटी की आवाज से चलती है उसे यूज करके शिप पर सभी चोरों को मार डालता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल अपने पिता ईगो के साथ ईगो प्लेनेट पर पहुंचता है। वहां ड्रैक्स और गमोरा के साथ ईगो पीटर को अपनी पुरानी कहानी सुनाता है और बताता है कि वो कई सालों से एक सेलेस्टियल जैसे इंसान को ढूंढ रहा था। ईगो पीटर को बताता है कि उसने कई दुनिया में जाकर कई लड़कियों के साथ इंटीमेट होकर एक नया सेलेस्टियल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। जब भी कोई बच्चा पैदा होता था वो मर जाता था। लेकिन पीटर, तुम पहली बार एक ऐसे सेलेस्टियल हो जो अपनी शक्तियों के साथ पैदा हुआ है। ईगो पीटर को उसकी माँ के बारे में भी बहुत कुछ बताता है, जैसे कि उनकी मुलाकात कैसे हुई थी, शादी कैसे हुई थी और कैसे पीटर इस दुनिया में आया था। यहाँ पर एक बड़ा राज भी खुलता है। ईगो ने योंडू को पीटर को धरती से लाने को कहा था, लेकिन योंडू जो कि एक चोर था, उसने पीटर को ईगो के पास छोड़ने के बजाय अपने पास रख लिया। पीटर को ये जानकर शौक लगता है, लेकिन ईगो उसे अपनी शक्तियां याद दिलाता है। तब पीटर को ये पता चलता है कि वो आधा इंसान और आधा सेलेस्टियल है और इस शक्ति के साथ ही वो पावर स्टोन को भी होल्ड कर पाया था। ईगो पीटर को बताता है कि तुम अपने प्लेनेट को क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो और कुछ भी बिगाड़ सकते हो। तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ नेबुला गमोरा को ढूंढकर उस पर अटैक करती है। गमोरा अपनी चालाकी से एक पहाड़ी में छुप जाती है, लेकिन नेबुला का शिप पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। जब गमोरा को ये पता चलता है कि नेबुला उसे मारने आई है, तो वो उसके शिप पर मशीन गन से अटैक कर देती है। लेकिन नेबुला अपनी जान बचाने के लिए उसे बताती है कि थैनोस ने उसे टॉर्चर किया था जब उसने थैनोस को धोखा दिया था।
गमोरा को ये समझ आता है और वो नेबुला से हाथ मिला लेती है और सोचती है कि उसने नेबुला के साथ कितना बुरा किया। वहीं ईगो पीटर को अपनी शक्तियों को और बेहतर तरीके से यूज करना सिखाता है और अपनी पुरानी जर्नीज के बारे में भी बताता है और ये भी बताता है कि तुम ही सबसे खास हो जो आज तक जीवित बचा है। लेकिन जैसे जैसे पीटर अपनी शक्तियों को समझता है उसे ये भी पता चल जाता है कि ईगो ने उसकी माँ को मार दिया था। ये सुन के पीटर को बहुत गुस्सा आता है और वो ईगो पर अपनी बंदूक से गोली चलाने लगता है। ईगो को ये पता होता है कि पीटर उसकी बंदूक से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी शक्तियों के आगे वो सब बेकार हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉकेट और योंडू भी ईगो प्लेनेट पर आते हैं पीटर को वापस लाने के लिए, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि उनका असली दुश्मन ईगो है। अब वो सब मिलकर ईगो को हराने की प्लानिंग करते हैं। रॉकेट एक बॉम्ब बनाता है और ग्रूट से कहता है कि ये बॉम्ब ईगो के दिल में डालकर ब्लास्ट करना होगा ताकि ईगो को मारा जा सके, वरना वो सबको मार डालेगा। इस दौरान पीटर और ईगो के बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स के साथ एक अमेजिंग फाइट करते हैं। तभी रॉकेट भी वहां पहुंचता है और रॉकेट का बॉम्ब ईगो के दिल तक पहुंचाता है जिससे ईगो का दिल मर जाता है और वो मरना शुरू कर देता है। ईगो ने अपना प्लेनेट बनाया था, इसलिए जैसे जैसे वो मरने लगता है उसका प्लेनेट भी नष्ट होना शुरू हो जाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम स्पेस शूट पहनकर योंडू के शिप पर निकलती है। तभी पता चलता है कि पीटर के पास स्पेस जैकेट नहीं है। योंडू यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस देने का सोचता है और पीटर को अपना स्पेस जैकेट देकर कहता है तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। इस तरह पीटर की जान बच जाती है और वो योंडू के सूट में आ जाता है बाकी टीम मेंबर्स के साथ। गमोरा और नेबुला आपस में एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने कल को सुधारेंगे, लेकिन नेबुला इस बात से इनकार कर देती है और कहती है मुझे कुछ काम है और वो शिप से चली जाती है। और फिर स्टॉकर जो पहले भी योंडू की बुरी तरीके से इंसल्ट कर चुका था, अब योंडू के सेक्रीफाइस को देखकर अपनी पूरी टीम के साथ उसकी इज्जत करता है और ट्रिब्यूट देता है। योंडू का सेक्रीफाइस उसके पूरी चोरों की सरदारी को भी झुकाने पर मजबूर कर देता है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में ग्रूट अपने टीनेज फेस में दिखता है। अब वो भी दूसरे टीनेज बॉयज की तरह अपना कमरा गंदा रखता है और गेम्स खेलता रहता है। तब पीटर आता है और उससे चिल्लाता है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ क्रेगलिन के पास योंडू का वो खास वेपन होता है जो विसल से चलती है। क्रेगलिन गलती से वो वेपन ड्रैक्स के गले में घुसा देता है और फिर हमें आयशा दिखाई जाती है जो एडम के क्रिएशन के बारे में बात कर रही होती है। वो कहती है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के इतने परेशान करने के बाद अब एडम वॉरलॉक उनसे बदला लेगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें स्टॉकर दिखाया जाता है जो कुछ और स्पीसीज के साथ अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बात कर रहा होता है और इसी के साथ मूवी की कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।